पहले तो मैं संगीता को बहुत बधाई दूं कि इन्होंने कई बार संगीता ने मुझे इनवाइट किया होगा, कहा कि वो कुछ इस तरह का आयोजन करती हैं और अच्छा लगेगा यहाँ आकर के, तो वो सारी बातें सच हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इन्होंने जिस तरह से अपना स्टूडियो सेटअप किया है, इट इज़ एक्चुअली अ राइट सेटिंग फॉर एनीबडी टू address oneself and others in a creative manner. और पोइट्री को तो, and I'm not denigrating any other form of art, but I think और ये सब philosophers भी यही बात कहते हैं कि जो पोइट्री है वो एपेक्स है, हर क्रिएटिव काम का जो शीर्ष है वो है पोइटिक एक्सप्रेशन। और क्योंकि इतना ज़्यादा हमसे पोइट्री मांग करती है, अगर हमारे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो कि ये जो हम काम कर रहे हैं लिखने का, पोइट्री लिखने का, उसका ये स्थान है मनुष्यता में, है ना, एक ह्यूमनिज़्म का एक ये पिनिकल है एक्सप्रेशन। मैं ये जो कह रही थी कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, इसका पोजीशन लिखने पढ़ने के जीवन में, सोचने के हमारे जीवन में टॉप लेवल पे हाईएस्ट है। इट्स अ हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ आवर ह्यूमैनिटी। अगर हम इस चीज़ को समझते हैं तो ऑब्वियसली इट अपलिफ्ट्स अस एज ह्यूमन बीइंग्स। तो एक तो हमारा वहीं पर एक परीक्षा हो जाती है कि हमारा लेवल क्या है एज ह्यूमन बीइंग्स, हम कौन हैं, एंड उसी से तय होता है कि एज पोएट्स हम कैसे हैं, ये भी तय होता है। तो मेरा अपना मानना है कि लिखने की अपनी एक सॉवरेनिटी होती है, एक स्वायत्तता होती है। जो लेखक है, बाकी बहुत सारे लोग कहते हैं हम स्वायत्त हैं, हम ये हैं, लेकिन जो लेखन है उसकी स्वायत्तता एक दूसरी तरह की चीज़ है। ये कोई यहाँ पर अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ के लिए, इससे बड़ी कोई और चीज़ ही नहीं है जो हमको इसके बदले में चाहिए। पोइट्री इटसेल्फ इज़ एन एक्ट ऑफ आवर सॉवरेनिटी, और इसीलिए इसके बदले में जो कुछ भी मिलता है वो दूसरों के लिए भले हो, पोइट के लिए नहीं होता। कोई पुरस्कार, कुछ भी। लेखन अपने आप में आपको एक सॉवरेन ह्यूमन बीइंग बना देता है, उससे बड़ा गिफ्ट कुछ है ही नहीं। तो उस अर्थ में आई एग्जिस्ट एज अ पोएट एंड आई राइट, और मैं अपनी सॉवरेनिटी को, अपने स्वायत्तता को बहुत गार्ड करती हूँ। ये मेरी किताब आई है पिछले साल, वासना एक नदी का नाम है, जो मृदुला जी को भी है डेडिकेटेड, और इसलिए आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर बीइंग हियर विथ मी। और ये 3 लोगों को डेडिकेटेड है। इनफैक्ट ये अक महादेवी को, मृदुला गर्ग को और हेलेन सुक्सु को, जो मेरी बहुत प्रिय नारीवादी साइकोएनालिस्ट लेखिका हैं, फिलोसोफर हैं। और अभी कुछ फरवरी में ये किताब आई है, प्रेम भी एक यातना है। इन्हीं 2 किताबों में से मैं ज़्यादा कविताएं पढ़ूंगी, लेकिन एक मेरा संकलन है 50 कविताओं का, इसमें से 1-2 कविताएं पढ़ूंगी। तो पहली कविता मैं पढ़ती हूँ, मनोकामनाओं जैसी स्त्रियाँ। ख्याल है इस बात का कि अब और आगे बढ़ी तो खाई है, हटी पीछे तो है आग, खड़ी रही तो मूर्छा है गिराने के लिए। ख्याल है कि जिस जगह टिके हैं पाँव वह भी खिसकने वाली है, उसमें भी एक अजीब ताप है जो जलाता है आत्मा को। जगह बदलने की बात हो तो जगह से जगह बदल लूं, लेकिन यहाँ तो आसमान में ताकते बीते हैं बरस, देखते हुए अंधकार और प्रकाश के खेल, मेल जोल उनके। और अब एक आदत सी पड़ गई है सितारों की रची रचाई दुनिया में, सितारों की रची रचाई दुनिया को देखने की, चाहने की वह सीढ़ी जिससे पहुँचूं उन तक, बसने उन्हीं के बीच। मैं पहचानती हूँ आखिर उसका वह झुरमुट, जिसमें मैंने भी चुना है अपना एक कोना, जहाँ जाकर ठहरती हैं पृथ्वी से लौटी उन्मुक्त हवाएं, ऋतुएं जहाँ जाकर सोचती हैं अपना होना। ख्याल है कि पहुँचूँ वहाँ जहाँ पहले से ही एकत्र हैं ढेर सारी मनोकामनाओं जैसी खुश और सुंदर स्त्रियाँ। एक कविता है विमला की यात्रा। ये हमारी वैसी बहनों को पर है जो
स्मॉल छोटे शहरों में, गाँव में सब रहती हैं, या हम भी उस मानसिकता के साथ अगर बड़े शहर में भी रहते हैं तो ये हमारे लिए भी। विमला की यात्रा, उसे जाना है आज शाम 4 बजे रेलगाड़ी से। जाना है पति के घर से, इस बार पिता के घर। एक घर से दूसरे घर जाते हैं वही जिनका नहीं होता अपना कोई घर। 12 साल की उम्र में विमला ब्याह दी गई जब वह गई पति के घर पहली बार। उस घर को उसने बनाया अपना, लीप पोत कर चमकाया उसे, कूट पीस कर हमेशा इकट्ठा किया और रखा साल भर का अनाज। धोए सबके पाँव, सिले सबके उधड़े फटे कपड़े। कहते हैं पति का घर होता है पत्नी का घर। इस बार लेकिन विमला को जाना है दुख की ऐसी यात्रा पर जिसके पार उतर जीवन स्वयं अपने पार उतरता है। दुख से मिल दुख किसी उजाड़ में जा भटकता है। पति की मृत्यु के बाद औरत का जैसे संसार बदलता है। सुबह से ही ठीक कर रही है विमला अपने कपड़े, संभाल रही है कसीदाकारी के लकड़ी वाले फ्रेम, रेशम के आधे अधूरे उलझे सुलझे धागे। वे कपड़े जिन पर काढ़ रखे हैं उसने, वे सारे फूल जिन्हें प्रकृति भी नहीं खिलाती, वे फूल जो अमर होते हैं और सिर्फ स्त्री के हृदय में खिलते हैं, या फिर विमला के लिए चुपचाप उसके गुमसुम संसार में। पति की मृत्यु के बाद आज शाम 4 बजे विमला जा रही है अपने पिता के घर, अपने पिता के संग कुछ दिनों के लिए बहलाने मन। वह जा रही है रेलगाड़ी से एक ऐसी यात्रा पर जिसमें कहीं नहीं आता उसका अपना घर। मन ही मन इसलिए वह मनाती है, हे ईश्वर, हो जीवन में मेरे ऐसी यात्राएं अब कम, हो मेरा एक ही जीवन, एक अपना घर, जैसे है मेरी एक आत्मा। क्या बात है। मैं बहुत समय तक मॉन्ट्रियल में रही, विदेशों में। उसमें से मैंने पूरी सीरीज़ लिखी है और अभी पिछले साल अक्टूबर में भी मैं गई थी तो दूसरी पूरी और सीरीज़ लिख के इसको कंप्लीट कर दिया है। अब मैं वहाँ जाऊँ ना जाऊँ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो प्रोजेक्ट था पोइट्री का वो कंप्लीट हो चुका है मेरे हिसाब से। रूथ का सपना। रूथ हमारी दोस्त थी, उसके नाम से ही लिखी है। और अभी हाल में उन्होंने हमारे जो प्रोफेसर जिनके साथ हम दोनों पढ़ाई करते थे मैगिल में, तो उन्होंने चार्ल्स टेलर पर एक किताब लिखी है विच आई रियली अप्रिशिएट। तो मैंने रूथ को बताया कि देखो तुमने तो ये किताब लिखी, मैंने तुम पर ये लिख दिया है। तो बहुत खुश हो गई। उसका अंग्रेज़ी अनुवाद जो है सुकृता ने किया है और मेधा ने भी किया है, वो उनको भेज दिया है। तो वो एक दूसरे तरह की चीज़ चल रही है, एक फ़िलोसॉफिकल जर्नी, जिसका इसलिए बैकग्राउंड दे रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसे संदर्भ आएंगे। रूथ का सपना। रूथ ने देखा एक सपना, उसने देखे ऐसे कई सपने। तब उसके साथ थे उसके दूसरे प्रेमी। इस बार वह बिस्तर में अकेली थी और शहर भी दूसरा था। इस बार आधी रात से ही बर्फ़ गिरने लगी थी और उसके घर के बाहर सुबह सुबह प्रेमियों का एक जोड़ा झगड़कर अलग हुआ था। रूथ का सपना मामूली सपना नहीं था। उसने देखा था एक घने पेड़ के नीचे बैठे एक दार्शनिक संत को, जो उसे समझा रहा था अस्तित्व के मानी। उसने उसे बताया भाषा ही समस्त संसार है और इसमें ही एकांत और प्रेम दोनों संभव है। रूथ भ्रमित थी क्योंकि वह तो भाषा में ही थी सदा से, लेकिन उसे प्रेम के बदले प्रेम कभी नहीं मिला और उसका एकांत भरा पड़ा था पिता की यातना और माँ की भीरुता से। यदा कदा उसमें टहलते हुए आए थे कुछ प्रेमी जो छोड़ गए थे पीछे सिर्फ अपने बिस्तर। रूथ देखना चाहती है कई बार बस यही सपना, ताकि वह समझे भाषा में झिलमिलाते अकेलेपन की गरिमा को कैसे पाया जाए, कि इस बर्फ के शहर में कैसे जिया जाए। क्या बात है, इस बर्फ के शहर में कैसे जिया जाए। और इसमें से क्योंकि ये फेमिनिस्ट टेक्स्ट है लव पर, ये फेमिनिस्ट टेक्स्ट है डिज़ायर पर, एक सीरीज़ जैसा कुछ चल रहा है। इसमें से मैं एक प्रेम कविता पढ़ती हूँ और इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पुरुषों को प्रेम नहीं करती। मैं पुरुषों से ज़्यादा और भी कुछ चीज़ें जिनको मैं प्रेम करती हूँ उनका जिक्र यहाँ पर
नींद और सपनों के बाहर। वह सो चुकी थी, कई नींदें, कई दिन और रातें बीत चुकी थीं, कई जिंदगियां बन और बिखर चुकी थीं इस बीच। लेकिन एक सपना था जो अब भी झिलमिला रहा था, जिसकी झालर को पकड़ वह उठी थी और उन फूलों को ढूंढने लगी थी जिन्हें सीने से लगा वह सोने गई थी। जागने पर यह संसार उसे अब भी बहुत जाना पहचाना ही लगा था। फूल भले अनुपस्थित थे, लेकिन उसके प्रेमी वहाँ खड़े थे बाहें फैलाए। हर हाल में प्रेम बचा रहता है, उसने सोचा था। फिर आह्लादित हो खुद से कहा था, आसमान को छत और धरती को बिस्तर बना, समुद्र की तरह कोई गीत गाना चाहिए। तभी उसका एक प्रेमी उसे बालों से पकड़ खींचता हुआ ले गया नींद और सपनों से बाहर, समेटे हुए अपने सीने में चुराए उसके सारे फूल, जहाँ सब कुछ नया था अपनी यातना में। कोई ऐसा दिन होता है जिस दिन आपके सारे फेवरेट पोएट्स एक जगह इकट्ठे होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये फेस्टिवल एक बहाना है जिससे हम अपने सारे जो बहुत ही प्रिय लेखक हैं, कवि हैं, आर्टिस्ट हैं, दोस्त हैं, उन सबको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं इसी बहाने। तो मैं अभी सविता ने जो बात कही है, इसी के नाम एक छोटी सी 4 लाइन की एक नज़्म सुनाती हूँ। उसके बाद में 2 छोटी कविताएं और सुनाऊंगी। मैं ज़्यादा सुनने में इंटरेस्टेड हूँ। पिंजरा छोड़कर उड़ने वालों का ठिकाना कोई नहीं। पिंजरा हमारा कंफर्ट जोन है। पिंजरा छोड़कर उड़ने वालों का ठिकाना कोई नहीं, उनका मसीहा सिर्फ आसमां होता है। उनका मसीहा सिर्फ आसमां होता है। आसमां तक उड़ने का हौसला हो और रास्ते की जद्दोजहद से बेखौफ हो तो उड़ना। आसमां तक उड़ने का हौसला हो और रास्ते की जद्दोजहद से बेखौफ हो तो उड़ना। एक दिन वक्त और आसमां दोनों तुम्हारे होंगे। मैं भगवान बुद्ध के देश से आती हूँ, कुशीनगर की नेटिव हूँ। तो उसी संदर्भ में यशोधरा से संवाद एक कविता सुना रही हूँ। यशोधरा से संवाद। चुपचाप बिन बताए खामोशी से चले जाना सिद्धार्थ की मजबूरी थी। बताकर जाना कहाँ मुमकिन था। बताने का साहस जुटा नहीं पाए, दबे पाँव निकल गए। महल के ऐशो आराम छोड़ना फिर भी मुश्किल ना था। यशोधरा, तुम्हारा दिल तोड़ना ही नामुमकिन था। तुम्हें गिला रहा कि बताकर तो जाते। जरा सोचो, अपनी मोहब्बत को ठुकराकर जाने की ताकत कहाँ से लाते। और अगर नहीं जाते तो क्या बुद्ध हो पाते। कभी कभी अपना दिल तोड़ना निहायत जरूरी होता है। यशोधरा, तुम्हें छोड़कर जाना तुम्हारा दिल नहीं, अपना सब तोड़ना और छोड़ना था। खुद को और राहुल को संभाल पाओगी, सिद्धार्थ को मुक्त कर सकोगी। फिर एक दिन वह बुद्ध होकर तुम तक ही लौट आएंगे। अपने को मिटाकर ही स्वयं को पाना होता है। यही जानने और सीखने में उम्र लगा दी सिद्धार्थ ने। वो दर बदर भटक कर जान पाए जो खामोशी से राहुल को पालते हुए तुमने सहजता से सीख लिया था। तुम माँ थी, तुम्हें सब यूं ही पता था। प्रसव की बेइंतहा यातना तुमने महसूसा था। खुद को खोना, मिटाना और शून्य बनाना तुम्हारे लिए आसान था। तुम जननी थी और जननी सहज ही बुद्ध होती है। तुम गिला भी सिर्फ अपनापन जताने के लिए करती रही। मन ही मन तुम सब जानती थी, क्योंकि तुम तो माँ थी।
शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और कविता, सिद्धार्थ से बुद्ध तक। सिद्धार्थ से बुद्ध तक की यात्रा कितनी कठिन होगी, सोचकर नतमस्तक हो जाती हूँ। ऐश्वर्य, सुख, संपन्नता, प्रेम, पत्नी, पुत्र सबको छोड़कर स्वयं के सत्य की खोज में निकल पड़ना, वह भी खाली हाथ। न रास्ते का पता न मंजिल का। दिमाग से सोचते सिद्धार्थ तो क्या ऐसा कर पाते? संसार के मोह माया में लिप्त होते तो क्या सब त्याग भिक्षु हो पाते? दाता थे, सारा अहम त्याग, याचक बनने की दृढ़ता कैसे आई होगी उनमें? राह अनजानी थी, अपने सच को खुद जानना था, खुद महसूसना था, खुद पाना था, अंतहीन यातनाओं से गुजरना था। समय की सीमा भी तय न थी, पर धुन थी, खुद पर भरोसा था, कोई संशय, कोई भय न था। सच के आलोक में पहुँच उसे सब तक पहुँचाना था। एक बार सब छोड़ने के बाद महल लौटना मुमकिन न था। यशोधरा का पति हार कर उससे आंखें कैसे मिला पाता? जो सब तजा था वह अपने तजने का मूल्य जानना चाहते। सिद्धार्थ असफल होते तो भी उनका अनुभव मूल्यवान ही होता। यशोधरा समझ जाती, क्योंकि प्रेम सफलता विफलता से कब विचलित होता। पर जगत को क्या बतलाते, समाज को क्या आदर्श देते? और फिर उस पर चलना था। अब सच को पाकर ही वापस लौटना संभव था। तन का ताप, मन का संताप, सब तप से भूलना था। असंभव को संभव बनाना था, उसे जन जन तक पहुंचाना था। सच को पाना था, रूह में जज्ब करना था, सहज सुलभ बना बांटना था। हर रूह को उसकी अपनी रोशनी का एहसास कराना था। सबको खुद अपना चिराग होने का हौसला देना था और अपनी रोशनी तक पहुंचने का तरीका भी सिखलाना था। ताउम्र भी करते तो समय कम पड़ना था। सब जानते थे, दिमाग से नहीं दिल से फैसला लिया होगा। दिमाग तो सब समझाता है, बेवजह भी डराता है। बेखौफ हो मर मिटने का हौसला तो दिल से ही आता है। सिद्धार्थ से बुद्ध तक की यात्रा कितनी कठिन होगी, सोचकर नतमस्तक हो जाती हूँ। साथ ही साथ मैं अनामिका से बहुत इसरार के साथ बुलाती हूँ। बहुत पुरानी जान पहचान है। जब मैं दिल्ली में नई आई थी तब इनसे मुलाकात हुई थी और इन्होंने मेरे बारे में कुछ लिखा भी था। ये मेरे घर आई थी और ये कम लोग हैं जो मेरी माँ से मिले थे। अनामिका उनमें से एक है। मैं बहुत प्यार से अनामिका को निमंत्रण देती हूँ, आइए। इसका शीर्षक है स्त्री कवियों की जहालतें। कविता भी तो स्त्री ही है, कम जगह घेरती है, कम बोलती, जो बोलती है इशारों में, आंखें झुकाए, बुद्धिमान को इशारा काफी मानती हुई। बुद्धिमान लेकिन जल्दी में है, चलते चलते एक फूल थमा देते हैं। उनको अच्छी लगती है उसकी मिष्टी मिष्टी सी मिस्टीक, पर उसकी सुनते नहीं वे कभी। सुनते भी हैं तो समझते नहीं। सब उसके प्रेमी हैं और दोस्त कोई नहीं। दूर तलक कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। बस एक खारा समंदर है, एक नैया बह रही है अकेली अपने अनंत की तरफ। पाल
खोले हुई पुकार। वे जो पपीहे की टेर पर चली आती थी खिड़कियों पर, सब काम काज छोड़कर हुक की तरह उठती थी जिनमें कोयल की कूक बोल रही, एक कबाड़ी की पुकार भी जिन्हें कई जन पार से चला आता वंशी रवि जान पड़ती। दौड़ पड़ती नंगे पांव वे उससे बतियाने एकांत के यमुना तट पर। हम उनकी ही बेटियां, 12 माह से क्या, हम तो अपनी सारी भाषाओं में 12 महीनों के नाम भी नहीं जानती। सावन हरे न भादो सूखे, यह दर्शन निरपेक्षता का सदा कहाँ ठीक तरह से। थोड़ी तो उमड़ घुमड़ शेष है अभी, पर हम बरसने के पहले ही छट जाती हैं। तेज हवा कर देती है हमको क्षत विक्षत। कुहू कु तेरे पुकारे सब दुर्लभ हमें। सिर्फ एक चील नाचती एक आवर्त में सर के ऊपर। यह चील बाजार है, ले देकर उन लोक गीतों का एक नवलखा पास है अपने। यह अपना हृदय नवलखा है, चील की नजर इस पर है। प्रेम से पुकारने को कोई बचा ही नहीं। घूर ताक पुरातन पिशाचों की इस नक्की धुन में पुकारते भी हैं तो केवल विक्रेता। नहीं पंसारी नहीं ठेले, जो घंटों बतियाते थे दादियों से। हमको बुलाते भी हैं तो वे जो हमको एकदम नहीं जानते, जैसे कि कोई किसी कॉल सेंटर से बुलाता है। कॉल गर्ल और कॉल सेंटर तक अर्थ संकोच हो गया है पुकारों का। जिस भाषा के कॉल है वे, वह भी लकड़सू हुआ है। लाख हमें तेरे मातृभाषाएं, हम लकड़सुंहुए की ओर ही खींचे जाते हैं। सुबह सुबह उठने के ठीक पहले का धुंधल का एक डूबता तारा दूर क्षितिज से कभी कभी अस्फुट स्वर में कुछ तो कहता है, ऐसे जैसे जाने के पहले बोली थी माँ। प्रत्युत्तर में मेरी अनसुनी पुकारों की के क्या वह तारा मेरी माँ है? अब भी क्या वह सुन लेती है मेरी सब अस्फुट पुकारें? नींद के समुंदर के पार से जगी। इसका शीर्षक है पिया मोर बालक। दोपहर में 2:30 बजे धूप यहाँ रोज चटाई बिछाने चली आती थी। नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी का, रचना को याद होगा, नेहरू में म्यूजियम लाइब्रेरी का यह एक अजब गजब कोना था। सब रैकों के पीछे जीरोक्स सेंटर के सामने औरतों की अपनी लिखी हुई पुस्तकों का वह संसार। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका की औरतें सटी हुई बैठी थीं अपनी किताबों की ओट लिए। फोटो में सब हंस रही थीं, पर जानती थी किताबें नए जमाने का घूंघट है हंसी। क्या बात है, अरे वाह, नए जमाने का घूंघट है। वाह, अच्छी पंक्ति है। बहुत और भी बहुत कुछ था ऐसा जो जानती थी किताबें बस। हल्दी, मिर्ची, ग्राइप वाटर से घिरी हुई विद्या विनोदिनियां ये औरतें। सबको सुलाने के बाद चौके के कोने में लैंप जला के इन्होंने लिखी थी लंबी लंबी चिट्ठियां काल को कैसे।
कैसे कैसे समय चुरा कर लिखी थी किताबें, जो सदियों घिरी रही कुछ कुछ अंधेरे में। फिर किसी नवेले प्रकाशक ने छापी और किसी अलबेली क्रय समिति ने ले भी ली पुस्तकालय के लिए। अब हाल यह था कि रात को जब सब शोधार्थी झोला उठाकर चले जाते, काल चबेना भागते, धूमिल अनंत की तरफ, ताला पड़ जाता दरवाजे पर इस पुस्तकालय के, पुस्तकों के मुंह का ताला खुल जाता। बतियाती आपस में खुलकर किताबें, अपने अपने बलारेज पर झुकी जैसे बतियाती है पड़ोसी ने। लो वोल्टेज में दमकती तब बल्बों की आंखें। उफ़ो, इन औरतों के किस्से, क्या क्या जमाने देखे थे इन्होंने। 9 बरस की उम्र में पेड़ से ब्याही गईं या फिर परम वृद्ध से, सूली ऊपर सेज पिया की। हाँ, अभिधा में भी इनके लिए थी। फिर एक रेला सा आया, जागो मोहन प्यारे राग भोपाली में हारमोनियम पर सुनाते हुए ये खुद तो जाग गईं, पर मोहन और गाढ़ी नींद में सो गए। एक बार खुलकर फिर कब बंद होती हैं आंखें, खुली तो खुली रह गई। दूर तलक कोई नहीं, बस अकेलापन का खारा समुंदर। उनकी बातें करते एकदम से डबडबा जाती उनकी किताबें, जो अब तक पढ़ी न गई। कई बार वे कचमचा जाती, कचमचा कर बाहर आ जाती अलमारियों से, गलबहियां देकर साथ ही निकल जाती देश काल सबसे परे। कभी कभी ऐसा भी होता कि एक ही युग की 3 नायिकाएं गोलट बना बैठ जाती और वे पुकार कर बुलाती औरतों की सिरजी नई नायिकाओं को। मृदुला जी कई बार सिर जोड़कर बैठी दिखी वे लो वोल्टेज के बल्बों को, जैसे कि चौसर की वाइफ ऑफ बार, विद्यापति की नायिकाएं, ब्रजपाली के गीतों और गाहाओं की सखियां मिलकर ही हंसती और गाती हुई। पिया मोर बालक हम तरुणी, पिया लेली गोदी चलली बाजार। नई नायिकाएं भी यही सोचती, कब उनके पिया बड़े होंगे, कब होंगे उन्हें समझने लायक। गहन प्रतीक्षा है, यह वियोग नई तरह का है कि सामने जो बैठा है वह भी बहुत दूर, पर यह किताबें नहीं पढ़ता, पर वह किताबें नहीं पढ़ता, उन्हें फाड़कर अपनी कागज की कश्ती बनाता है। क्यों ज्यादातर गोदियों में तरुणियों के छितराया बैठा पुरुष ही अब तक उनकी गोदी का जिद्दी बच्चा है। सचमुच के बच्चे समय के पहले ही बड़े हो गए हैं, बाल बुद्धि बाप दादाओं के करतब देखते हुए। एक दिन अपने पिता से कहा उनके बेटे ने, भीष्म पितामह भाव से, सूनी अमराई में खाली हंडोले सा मन डोलता रहता है हरदम माँ का, बात बात में चौंक जाती है। जोगी बटोही रेड़ी वाला चूड़ी वाला या कबाड़ी सबकी पुकारे में सुनती है वह एक आलाप गहनतम रहस्यों का, और दौड़कर चली जाती है उनके पीछे, उसके पीछे, इसके पहले कि वह चिमटा बजाती हुई चल दे देश का सबसे परे। एक बार तो उसको पूरी शिद्दत से पुकारे कि उसको भरोसा है, हो आप जानते हैं उसे, पहचानते हैं उसे, उसके अंतरतम में। बहुत